तक हो चुका था। आज 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ले वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। पहला ऑप्शन एक व्यक्तिगत गतिविधि है, दूसरा ऑप्शन एक निष्क्रिय गतिविधि है, तीसरा ऑप्शन एक अनुबंधित गतिविधि है, चौथा ऑप्शन एक सामाजिक गतिविधि है। तो क्या होगा? ले वायगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा। इन्होंने बोला है कि जो दो तरीके से इन्होंने बात बोली है कि बच्चा दो तरीके से सीखता है। सबसे पहला तरीका से इन्होंने बोला है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया से सीखता है। बालक देखेगा कि दूसरे बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चों से अंतःक्रिया करके सीखता है, अंतःक्रिया से सीखता है। ठीक है, अंतःक्रिया से सीखता है। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा कैसे तरीके से सीखता है? तो दूसरा यह है कि सीखा हुआ जो ज्ञान है, जो बच्चा सीखता है कि किसी को देखेगा तो ऐसे काम कर रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो बालक के मानसिक संरचना में जो है वो एकीकृत होता है। ठीक है, तो वही जो है एक सामाजिक गतिविधि इन्होंने इसको माना है ले वायगोत्स्की ने। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या बोला है। ले वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम दो स्तरों पे होता है। देखिए, प्रथम स्तर का जो है अंतःक्रिया द्वारा सीखता है बालक, स्वतः ही व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं। और द्वितीय स्तर पर क्या है? द्वितीय स्तर पर देखिए सीखा हुआ ज्ञान बालक की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन ऐसे है। 22वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन जो है बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। मतलब ये जो बोला है पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है उसका एक विशेषता है। तो ऑप्शन सुनिए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, तीसरा जो है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, चौथा ऑप्शन है जो वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इनमें से आंसर क्या होगा? तो पूर्व क्रियात्मक जो अवस्था है उसमें बच्चे के अंदर विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है। जैसे ये कैसे इरिवर्सिबिलिटी कैसे होती है, तो ये देखने वाली बात है। जैसे बच्चा को मान लीजिए दो स्केल दे दिया आप, यहाँ से एक है एक ये स्केल है, दोनों को बराबर पे रख दिए। ठीक, तो दोनों बराबर है, देखेगा तो कहेगा हाँ बच्चा बराबर है। ठीक, अब अगर उसको एक को आगे कर दिए ऐसे सेम चीज़ को और एक को यहाँ पे रख दिए तो कहेगा ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है विचारों की अनुक्रमणीयता उसके अंदर अभी ये चीज़ हो वो होती है। ठीक है, तो उसको समझ नहीं पाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा या बराबर है। तो इसमें देखते हैं कैसे ये समझाया है। पूर्व क्रियात्मक की अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्षों तक होती है। 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष, यानी कि 2 से 7 वर्षों तक ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था चलती है। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो होता है 2 से 4 वर्ष होता है। फिर ये अंत प्रज्ञ काल जो है 4 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, सबसे पहले में क्या पूर्व प्रत्यात्मक काल में जो बच्चा होता है, जो भाषा का विशेष महत्व रहता है, इसमें भाषा का तेजी से विकास होता है। और जो दूसरा है जो आंत प्रज्ञ काल है, इसमें जो क्या होता है आंत प्रकाल से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रतिक्रिया के मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना है जो बात है। इस अवस्था में विचार की अनुत्क्रमणीयता होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पियाजे का ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ये यूपी टेट में जो है डायरेक्ट पूछ देता है कि किसने बोला। यूपी टेट में जो है ये पियाजे ने ये क्या ये बोला है, ये जैसे तुरंत दे देगा स्टेटमेंट में और डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कहीं इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है? 23वां क्वेश्चन क्या है? 23वां क्वेश्चन है कि बच्चों और उनके अधिगम में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। दूसरा ऑप्शन सुनिए। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम बोले ऐसे क्वेश्चनों में पहले जो है निगेटिव को जो हम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि निगेटिव क्या है, तो देखिए बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने की सक्षमता केवल आनुवांशिकता, मतलब उसका पिता अगर किसी चीज़ में अच्छा होगा तो ही बालक पढ़ने में अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? दूसरा ऑप्शन बोला है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित और सीमित करती, बिल्कुल निर्धारित नहीं करती। गरीब बच्चा भी पढ़ के बहुत तेज हो सकता है, बुद्धि से तेज हो सकता है गरीब बच्चा भी। ठीक है, विकलांग बच्चा भी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स देखिए विकलांग थे लेकिन
उनके जैसा वैज्ञानिक आज तक कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना, तो ये बिल्कुल एनसीआर जो है ये पुरस्कृत और दंडित ये सब चीज़ें जो है ये गलत है। ठीक है, केवल पुरस्कृत और दंडित करने से बच्चा नहीं सीख पाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी बच्चे जो है सीखने में इसका देख लेते हैं कैसे समझा है इसको। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बच्चों को और अधिगम के संबंध में माना जाता है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं एवं सीखने में सक्षम होते हैं। इसी अधिकार को मानकर समावेशी कक्षा का निर्माण किया जाता है, जिसमें सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से होता है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे भरना है चीज़ें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अधोगामी शीर्षगामी। दूसरा ऑप्शन है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तीसरा ऑप्शन है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। चौथा ऑप्शन है शीर्षगामी या अधोगामी। क्या होगा इसमें? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो सही जो होगा वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखेगा। आप ही सोचिए कि बालक जो है, सबसे पहले बालक को जैसे पहले पूरा पेड़ के रूप में स्वरूप को समझेगा, पहले पेड़ कैसे होता है पूरा पहले पेड़ जानेगा, ये पेड़ है। ठीक है, तो धीरे 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 उसके सूक्ष्म चीज़ों का अवलोकन करना समझेगा वो। अच्छा, ये पेड़ है, ये पत्ता है उसका, ये फूल है, ये फल है, ये सब चीज़ें सीखना है। तो ये सबसे पहले सबसे पहले स्थूल को समझेगा, स्थूल रूप में सबसे पहले पूरे पेड़ को समझेगा, उसके बाद पत्ती को, फूल को, ये सब चीज़ों को समझेगा, सूक्ष्म रूप पे आएगा। ठीक है, तो बालक का ये विकास क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन जो है, ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मध्य बाल्यकाल, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवधि, तीसरा जो है बाल्यकाल की समाप्ति, चौथा किशोरावस्था। संक्रमण काल जो है उसे किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो ऐसी अवस्था होती है जो न ही बालक होती है, न ही वो बच्चा रह जाता है और न ही प्रौढ़ रहता है, एकदम संक्रमण मतलब एकदम बीचों बीच की अवस्था होती है किशोरावस्था। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे हैं। ये जीन पियाजे जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इनसे 2-3 क्वेश्चन कंफर्म रहता है, तो इनके बारे में भी अच्छे तरीके से जान लेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक, पहला ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके के व्यवहार करने के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है, सीखना सिखाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिएगा, जीन पियाजे से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा इनसे रिलेटेड जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर डायरेक्ट पूछ देता है स्कीमा का प्रयोग। ठीक है, स्कीमा किसने बोला है, क्या बोला है, इस स्कीमा के बारे में भी इन्होंने बोला है, वो पूछ देता है डायरेक्ट। तो देखते हैं इसमें इन्होंने जीन पियाजे के, ये तो स्टेटमेंट है, ये तो डायरेक्ट होगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आपको याद करना होगा डायरेक्ट। जीन पियाजे ने बोला है, ये चौथा ऑप्शन इसमें सही है। जीन पियाजे ने क्या बोला है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, अन्वेषण करते हैं, वैसे वैसे सक्रिय रूप से अपने चीज़ों को जानते जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविक के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने के, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचना एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों को की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। देखिए स्कीमा आ गया ना, बालक अपने विश्व के ज्ञान की रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्कीमा जो है इंपॉर्टेंट है और ये इससे रिलेटेड है जीन पियाजे से, तो ये याद रखिएगा, जीन पियाजे से स्कीमा रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेव वायगोत्स्की। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वायगोत्स्की क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है भ्रांत वार्ता, तीसरा है समस्यात्मक वार्ता, चौथा है अहम केंद्रित वार्ता।
तो इसका आंसर क्या आप समझ रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, देखिए लेव वायगोत्स्की हैं, इन्होंने जो मौखिक संवाद बच्चे अपने आप से करते हैं, खुद स्वयं से अपने ही बात करते हैं, तो उसको लेव वायगोत्स्की जो है व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जीन पियाजे का भी पूछेगा, जीन पियाजे उसको क्या बोलते हैं, सेम चीज़ को जीन पियाजे, जो बच्चे अपने आप से मौखिक संवाद करते हैं, तो जीन पियाजे उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित भाषा। ठीक है, आत्म केंद्रित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वायगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल समाज संप्रेषण हेतु अपितु स्व निर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने और मूल्यांकन कार्य करने में करते हैं। स्व निर्देशन में भाषा के प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा या निज भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पियाजे आ गए। पियाजे ने निज भाषा को आत्म केंद्रित तथा अपरिपक्व माना है, परंतु वायगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, पियाजे और वायगोत्स्की। ठीक है, मौखिक संवाद जो बच्चे करते हैं उनको क्या बोलते हैं। 28वां देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है? खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, और चौथा है विकास जेंडर पहचान। तो इसमें क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, इसमें सीधा है, तो आप सभी जानते हैं जेंडर रूढ़िवादिता होती रहती है। बोला जाता है कि बालक ही पूरे कुल को तार देते हैं, तो यानी कि बालक के लिए लोग, बालक का विशेष वो कहते हैं कि बालक हमारा हो जाता है, एक मतलब एक लड़का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? जेंडर क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता ही है। ठीक है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। देखिए, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये समाज को क्या करता है? गतिहीन एवं रुग्णता की ओर ले जाता है समाज। ठीक है, समाज को खराब कर देता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, पहला ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव आपको खोजना है, क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव को हटा देना। ठीक है, तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई। उनको डायरेक्ट उनकी उपेक्षा कर दे, ये भी गलत बात है। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत बात है। उनका शामिल कर संचय करना चाहिए, ये पॉजिटिव आंसर लग रहा है। उन्हें अस्वीकार कर दे, ये भी निगेटिव है। तो इसमें सिंपल सी बात है, उन्हें शामिल करना चाहिए। ठीक है, बच्चे घर से भी कुछ सीख के आते हैं, क्योंकि परिवार उनकी पहली पाठशाला होती है ना, तो वहाँ से भी वो सीख के आते हैं। तो उनको उससे जोड़ के, उससे संचय करके और उनको और ज्ञान देने की अपेक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ विद्यालय में लेकर आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया लाते हैं। ठीक है, बच्चे घर, परिवार, परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर आते हैं वो बहुत समृद्ध होते हैं। इन अनुभवों का इस्तेमाल अपने ज्ञान के निर्माण में, उनके ज्ञान के निर्माण में करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शन देखिए। सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, चौथा ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है, ये कोलबर्ग है। कोलबर्ग ये नैतिकता के बारे में इनको बोलते हैं। जैसे इनका नाम आएगा आप देखिएगा, नैतिकता का वहाँ पे जिक्र होगा। ये नैतिकता के बारे में बोलते हैं, बच्चे के अंदर नैतिकता का कैसे विकास होता है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो बी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। उसके अंदर, बालक के अंदर ये आ जाता है कि गलत काम करेंगे तो क्या होगा, हमको दंड मिल सकता है, जेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, यानी कि किस विकास के किस अवस्था पे वो है कोलबर्ग के अनुसार, जो विचार की विकास के दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, उसके अंदर ये अभिरुचि वो जागृत हो चुकी है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यदि कोई बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि उसे हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने, क्योंकि वह यदि ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग ने क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग के अनुसार, ये यूपी टेट की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। ठीक है,
दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास के अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। वे नियमों तथा उनको तोड़ने से होने वाले दुष्परिणाम को समझते हैं। किसी कार्य करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपके पूरा हो गए, यानी कि आज जो है आपका 7 जुलाई 2019 का 3 एपिसोड में ये पूरा हो गया है। आपका आज का ये पूरा 30 क्वेश्चन CDP के हो गए हैं। अब आगे अगले साल का देखते हैं CDP। ठीक है।